हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, हम यहाँ पे करते हैं तैयारी सभी राज्यों के टीटी प्रश्न पत्रों की। और फिलहाल यहाँ पे तैयारी चल रही है डीएड बीटीसी के नेक्स्ट लेवल, यानी कि हम बात कर रहे हैं सीटेट की और उसी के साथ में अदर स्टेट टीटीज की, विच इज़ क्रूशियल फॉर योर एग्जाम्स। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में एज इट इज़ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये हम कर रहे हैं यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन आंसर्स, और ये आप सेम टू सेम क्वेश्चंस ना अगर आप पेपर उठा के 2018 का सीटेट का पेपर उठा के देख लें तो 2018 में जितने भी पेपर हुए हैं सीटेट के, यानी कि एक साल में 2 पेपर तो हो ही जाते हैं, तो ये दोनों भी वर्ष के पेपर में आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आपको ज्यों के त्यों ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है? निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, विकास गुणात्मक चरणों में होता है, या फिर बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। देखिए, अगर बात करते हैं यहाँ पे सबसे सही ऑप्शन की, तो जो यहाँ पे पूछा निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है, तो हमें ये नहीं बताना है कि पियाजे के अनुसार कौन सा कथन कहा जा सकता है। देखिए, क्वेश्चन को समझना है पहले तो पूरा क्वेश्चन जो है ना, जब जहाँ पे लिखा रहना नहीं, एक बार रीड इट ट्वाइस, ठीक है। नहीं को कर लेंगे अंडरलाइन, और फिर अब बढ़ते हैं हमारे आंसर की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, निरंतर अभ्यास जो है वो अधिगम से ही होता है। तो देखिए, अभ्यास जो है ना वो हर टाइम होते रहता है, ठीक है, आपके डेली लाइफ में चलते रहता है। इवन इनफैक्ट आप इस वीडियो के थ्रू भी सीख ही रहे हैं कुछ ना कुछ, वीडियो खत्म होने के बाद भी कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। तो निरंतर अभ्यास जो है वो लर्निंग के थ्रू ही नहीं होता है, ठीक है। आप नहीं भी लर्न कर रहे हैं तो भी रास्ते पे चलते चलते भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सीखते हैं। तो इट डजेंट मीन कि भाई आप जो है वो निरंतर अभ्यास करेंगे तभी आपको अधिगम होगा। तो निरंतर अभ्यास जो अधिगम होता है ये पियाजे के सिद्धांत की दृष्टि से नहीं कहा जा सकता है। जबकि देखा जाए तो ये सारे जो ऑप्शंस दिए हैं इसके हिसाब से जो ये तीनों हैं ये जो है वो पियाजे के अनुसार से सही दिया गया कि भाई बच्चे जो अपने पर्यावरण पे ही क्रिया करते हैं और उनके जो विकास गुणात्मक चरणों में होते हैं, जो कि 4 चरण उन्होंने बताए थे, और बच्चे जो अपने दुनिया के बारे में वो स्वयं ज्ञान के निर्माता होते हैं, ये भी हम जानते हैं। तो ये तीनों जो ऑप्शन है ये तो बताया जाता है कि भाई पियाजे के सिद्धांत के अनुसार है, लेकिन कौन सा इनके अनुसार नहीं है, तो वो है निरंतर अभ्यास का अधिगम, ठीक है। और निर्माण और खोज के बारे में जो ये कहते हैं, तो एग्जैक्टली ये इनका जो ज्ञान का निर्माण है, तो निर्माण और खोज के बारे में ये इनका कहना है कि भाई बच्चे जो है उन व्यवहारों और विचारों के समय समय पे खोज और निर्माण करते रहते हैं जिन व्यवहारों और बच्चों का जो मतलब विचार है उनको कभी भी पहले प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता। उनके हिसाब से क्या है कि ज्ञानात्मक विकास जो है वो न केवल नकल होके बल्कि खोज पे आधारित है। वो इमिटेट ही नहीं करते हैं, वो सर्च आउट करते हैं चीज़ों को। जैसे उन्हें कोई खिलौना दे दिया जाए तो पहले उसको तोड़ मरोड़ के देख लेंगे भाई क्या है, ठीक है। हम लोग को लगता है भाई इसको खिलौना दिलाना ही बेकार है, लेकिन वो लोग तोड़ मरोड़ के, उनके अंदर जो जिज्ञासा होती है ना, क्यूरियोसिटी होती है ना, वो उनको कराती है, ठीक है। तो उनको कोई तोड़ने का शौक नहीं होता है। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं कि भाई कार्य क्रिया का अर्जन जो कि एक्विजिशन ऑफ ऑपरेशन, और इसके अनुसार जो पियाजे है, जब तक बालक जो है वो किशोरावस्था में नहीं पहुंचता है तब तक वो भिन्न भिन्न विकास की अवस्थाओं में जो भी भिन्न भिन्न स्टेजेस हैं, वर्ग हैं, उन ऑपरेशंस को भी क्या करता है वो अर्जन करता है। यानी ऑपरेशंस यहाँ पे एग्जैक्ट डजंट मीन कि शल्य क्रिया जो आपके ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन होते हैं, बट ऑपरेशन मतलब यहाँ पे है विशेष प्रकार की मानसिक क्रियाएं जो हम करते हैं उसको भी ऑपरेशन कहते हैं, है ना। मैथ्स में जो समझ करते हैं उसको भी ऑपरेशन कहते हैं, तो डजंट टेक इट रॉन्ग। और यहाँ पे एक जो विकास है वो दूसरे विकास की अवस्था में क्या होती है, पदार्पण होती है। उसके लिए हमें 2 सिद्धांत दिए गए हैं, एक तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है जो कि आत्मसातकरण जिसको हम कहते हैं, और एक है व्यवस्था और संतुलन स्थापित करना, यानी कि मैनेजमेंट और बैलेंस करना, यानी कि स्टेबिलिटी कैसे हमको मेंटेन करना है वो। और तीसरा जो है उनकी क्रमिक विकास अवस्था, यानी कि पियाजे ने विकास के 4 चरण दिए थे, है ना। पहला तो इसमें कौन सा था, संवेदी पेशी अवस्था था, दूसरा कौन सा था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा था ठोस संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा था आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यही सब है जो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बताया जाता है। लेकिन कौन सा नहीं है इसमें, तो देखिए निरंतर अभ्यास का जो अधिगम है ना, ये नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यही पूछा था कि भाई क्या नहीं कहा जा सकता, तो यही निरंतर अभ्यास से जो है वो अधिगम होते रहता है, ये नहीं कहा जा सकता है। चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से भाई कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? अमान्यता, अनुक्रमणीयता, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, या फिर प्रतीकात्मक विचार का विकास। देखिए, यहाँ पे प्रतीकात्मक विचार का विकास जो है ना, ये पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है प्रतीकात्मक विचार का विकास, ये जो है वो पूर्व संक्रियात्मक विचार की जो है ये एक सीमा नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या है, 2 से 7 वर्ष की होती है,
और इस अवस्था के दौरान जो बच्चे हैं उनके अंदर जो प्रतीकात्मक स्तर है, प्रतीकात्मक स्टेज है, उस पर वो सोच रहे होते हैं, लेकिन अभी तक वो जो संज्ञानात्मक कार्यों का उपयोग जो है वो नहीं कर रहे होते हैं। तो इस चरण के दौरान जब भी बच्चे की सोच है वो पूर्व ऑपरेशन की जरूरत, यानी कि विशेष प्रकार की जो भी उनकी मानसिक क्रियाएं होती हैं, इसके तहत इसका मतलब क्या है कि ये बच्चा जो है वो तर्क और परिवर्तन संयोजन या फिर अलग विचारों का उपयोग जो है वो नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा कौन सी नहीं, प्रतीकात्मक विचार विकास। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा है कि भाई डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों में से खेल जो है वो युवा बच्चों के विकास में कैसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो देखिए यहाँ पे यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखने के लिए उन्हें जो है वो कब उपयोग किया जाए, वे शरीर में निपुणता प्राप्त कर लेते हैं या फिर उनके इंद्रियों को जो है वो उत्तेजित करता है। देखिए सबसे इजी तो यही है कि भाई जब डैश के अलावा यानी एक्सेप्ट दिस, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मतलब इसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये क्या समय बिताने का सुखद तरीका है, आप ही बताइए, क्या ये खाली टाइम पास करने का एक साधन है? जी बिल्कुल नहीं। तो एक्सेप्ट दिस ओनली, यही ऑप्शन जो है वो आपका एक्सेप्ट आएगा। बाकी तो देखिए नए कौशल बिल्कुल वो हासिल करते हैं, सीखते हैं, ताकि उन्हें कब उपयोग किया जा सकते हैं, कहीं पे भी कोई भी चीज़ हमें उपयोग करने के लिए मिल जाती है। अपने शरीर में निपुणता बिल्कुल प्राप्त करते हैं वो, और इंद्रियां जो है वो उससे उत्तेजित करता है। अब बिल्कुल सही है, मतलब तीनों भी ऑप्शन जो है वो एक्विडेट है, बहुत ही करेक्ट है। लेकिन कौन सा इससे नहीं डिनोट कर रहा है, यानी कि ये जो समय बिताने का ना एक टाइम पास तरीका है, सुखद तरीका है, सिर्फ ये जो है ना, इसके अलावा ये सारे जो है वो खेल युवा बच्चों में एक विकास के लिए एक इम्पॉर्टेंट भूमिका, एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे तो निम्नलिखित में से भाई कौन सा प्रश्न है जो कि बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। अब देख लेते हैं कौन सा ऐसा प्रश्न आ गया भाई कि जो उनको गंभीर रूप से आमंत्रित करता है। टीचर के अलावा तो और कोई गंभीर रूप से आमंत्रित वैसे करता नहीं है। चलिए देखते हैं, क्या आप इस तरीके की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, या फिर क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, या फिर सही जवाब क्या है। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना, यहाँ पे इसका जो है ऐसे प्रश्न जिन्हें हम विभिन्न तरीकों से हल कर सकते हैं, ये इसका प्रॉपर आंसर होगा। विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, तो ये पूछने पे बच्चे क्या है, हमें गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं कि भाई प्रश्न पूछने के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, जैसे बच्चों में मानसिक रूप से क्रियाशील रखना उनको, और उनके अंदर जो है वो एक्साइटमेंट को जो है मतलब डेवलप कर देना, जागृत कर देना, पोषित कर देना कह सकते हैं। उनके अंदर जो कल्पना शक्ति है ना उसका विकास करना, क्रिएटिवनेस का विकास करना, क्रिएटिविटी की जो है वो विकास कर देना, मौलिकता का विकास करना, पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज का पता लगाना, और उनकी कमजोरी का पता लगाना, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो यही जो चीज़ है ना, विभिन्न तरीकों से हम कैसे इसे हल कर सकते हैं, ये जो है वो गंभीर रूप से उनको सोचने के लिए आमंत्रित करेगा। यानी आप सामने से बच्चे को ऑप्शन दे रहे हो भाई कि मतलब कौन कौन से ऐसे टाइप्स हैं, तो बच्चा भी अपना दिमाग लगाएगा ना कि भाई मैं भी मेरा कुछ क्रिएटिवली बता दूँ उनको कि हाँ भाई इस टाइप से इसको कर सकते हैं टीचर। तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका बी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे तो निम्नलिखित में से भाई कौन सा विकल्प है जो कि प्रगतिशील शिक्षा की सबसे अच्छा वर्णन करता है। व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग, परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना या फिर रैंकिंग, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण या फिर रैंकिंग। चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें एकदम से सही ऑप्शन की आपकी, तो जो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन है ना, करके सीखना, सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो कि आपके किसी भी और ऑप्शन में नहीं दिया है। आई थिंक करके सीखना, देखिए एक ही ऑप्शन में दिया है ये करके सीखना, है ना। बच्चों को हम क्या करते हैं, करके सीखने पे ही तो जोर दिया जाता है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके हिसाब से ये जो परियोजना विधि है, सहयोग में सीखना, प्रगतिशील शिक्षा का सबसे वर्णन करता है, सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है यहाँ पे। और प्रगतिशील शिक्षा मतलब क्या है, एक प्रारंभिक शिक्षा की प्रतिक्रिया का ये परिणाम होता है। प्रगतिशील शिक्षा की जो अवधारणा है इसमें अगर हम बात करें तो यूएसए की, यानी कि यूएसए के जो मनोवैज्ञानिक थे, कौन थे, अपना जॉन डेवी जी थे, इनका जो है विशेष योगदान था। और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा इस प्रकार की है कि भाई शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य जो बच्चों की शक्तियों का विकास करना है। व्यक्तित्व विभिन्नता के अनुरूप जो शिक्षण प्रक्रिया है इसमें भी अंतर रखकर इस उद्देश्य को जो है वो पूरा करना है, इस ऑब्जेक्टिव को जो है वो पूरा करना। तो प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट विधि आती है, यानी कि परियोजना विधि, जो समस्या सॉल्व करने की विधि आती है, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग की विधि आती है, फिर एक्टिविटी प्रोग्राम करना यानी कि क्रिया कार्यक्रम, यानी सहयोग से सीखना कह सकते हैं। और इसमें जैसे शिक्षण पद्धतियों को अपनाया जाता है ना, उससे ही हम क्या कहते हैं, प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं।
और इस शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ऐसा वातावरण भाई तैयार करना कि जिसमें बालक जो है ना वो सामाजिक विकास का पर्याप्त उसको अवसर मिल सके। तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन है वो तो आपका सी है, यानी कि करके सीखना, प्रोजेक्ट विधि, सहयोग से सीखना यानी हेल्प से सीखना, स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं हेल्प से सीखने को। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? स्कूलों में देखिए शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, जीवन एक सच्चा शिक्षक है, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, या फिर स्कूल की आवश्यकताएं नहीं है लेकिन बच्चे जो है वो अपने जीवन के अनुभव से सीखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो प्रगतिशील शिक्षा के बारे में दिए गए जो भी यहाँ पे आपके ऑप्शंस है ना, इसमें से बता दें तो जो भी स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करता है, ठीक है, तो ये बताता है कि भाई शिक्षा जो है वो स्वयं ही जीवन है, यानी जो पहला ही ऑप्शन है ना यहाँ पे आपका, स्कूल में शिक्षा जो है वो सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित कर दे, ठीक है, यही जो है वो एकदम से बताता है कि भाई शिक्षा जो है स्वयं ही जीवन है। तो प्रगतिशील शिक्षा कहती क्या है? ये कहती है कि भाई शिक्षा का जो उद्देश्य है ना वो ऐसा वातावरण तैयार करना है, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिसमें बालक को सामाजिक विकास का जो है ना पर्याप्त अवसर मिल सके, इनफ टाइम मिल सके, इनफ उसको जो है वो अपॉर्चुनिटी मिल सके वहाँ पे। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। बात करेंगे यहाँ पे हमारे अगले क्वेश्चन की, जहाँ पे बात आ रही है कोहलबर्ग की। तो भाई कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे जो है वो नैतिक दार्शनिक होते हैं। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच में एक सहयोग का समर्थन किया है, या फिर इस सिद्धांत में जो है वो विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। देखिए अगर बात करते हैं यहाँ पे कोहलबर्ग के संज्ञानात्मक परिपक्वता की बात हो रही है यहाँ पे, और नैतिक परिपक्वता की, इन दोनों के बीच जो सहयोग है ना, इसके बीच के सहयोग का जो समर्थन किया गया है, जिसके योगदान के रूप में इसे माना जाता है, ठीक है, उनका जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता, ये दोनों के बीच के सहयोग का एक समर्थन यहाँ पे एग्जैक्टली किया गया है। और इस हिसाब से ना कोहलबर्ग के हिसाब से भाई क्या है, 10 to 16 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं ना, इनसे प्राप्त तथ्यों का, इनसे जो भी प्राप्त फैक्ट्स हैं उनका विश्लेषण करके सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। और कोहलबर्ग के अनुसार जो है जब बालकों को नैतिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है ना, तो उनकी जो तार्किक क्रिया है वो महत्वपूर्ण होती है, ना कि अंतिम निर्णय। एग्जैक्टली उनको सोचने पर बल देना होता है कि वो किस टाइप से थिंकिंग करते हैं, ठीक है, ना कि ये कि भाई वो अंत में आंसर क्या डिसाइड करके बताते हैं वो। तो कोहलबर्ग ने धारणा बनाई थी कि भाई बालक जो है ना अपने विकास की जो भी अवस्थाएं हैं उसमें 3 स्टेजेस में से वो गुजरता है, अपनी नैतिक तार्किकता की जो योग्यताएं हैं उसको विकसित कर पाता है उसी के थ्रू। और कोहलबर्ग के अनुसार जो प्राक रूढ़िगत नैतिक स्तर है उसमें नैतिक तर्कना जो है वो दूसरे लोगों के मानकों से निर्धारित होती है। वहाँ पे आपने वो जो दवाई स्टोल करता है एक आदमी, आपको याद होगा कि जो अपनी वाइफ के लिए जो वो ड्रग होता है वो अवेलेबल नहीं होता कहीं पे, तो वो चोरी करता है, ये उसी का एग्जाम्पल है। तो रूढ़िगत जो भी नैतिक स्तर में बच्चे हैं उन सभी क्रियाओं को वो सही समझता है, जैसे कि दूसरों की मदद से और दूसरे लोगों के अनुमोदित करने से। और उत्तर रूढ़िगत जो होता है वो नैतिक स्तर में बच्चों में नैतिक आचरण जो वो पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण में होता है, मतलब खुद के अंदर होता है। तो ये जो नैतिकता का सबसे उच्च स्तर हो जाता है, ठीक है, लास्ट स्टेज हो जाता है। यहाँ पे आपको पूछा कि भाई इसके जो योगदान है इनके रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? तो यही है कि भाई संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता दोनों को मिला जुला के जो है एक योग जो प्रॉपर बनता है वही इसका जो है करेक्ट आंसर है। चलिए बात करें मैं अगले क्वेश्चन की। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र जो है वो संदर्भित करता है एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कई कार्य लगभग स्वयं कर लेते हैं। उन सीखने के बिंदुओं को जब सहयोग जो है वो वापस लिया जा सकता है, उस चरण को जब अधिकतम विकास जो है वो संभव है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा जो है सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कि भाई निकटवर्ती विकास का क्षेत्र जो संदर्भित करता है एग्जैक्टली वो क्या है, वो आपका एक संदर्भ है जिसमें बच्चा जो है वो सहयोग के सही स्तर के साथ वो कई कार्य जो है वो लगभग स्वयं ही कर सकता है, ठीक है, और निकटवर्ती विकास के क्षेत्र को ये संदर्भित करता है, ठीक। तो यानी आपका ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। और यहीं हम देखें वाइगोत्स्की के अनुसार जो वास्तव में संज्ञानात्मक विकास होता है ना वो अंतर व्यक्तित्व सामाजिक परिस्थितियों में संपन्न होता है।
तो जिसमें बच्चा क्या है वो अपने रियल लाइफ सिचुएशंस को, रियल लाइफ में कैसे उसका वास्तविक विकास स्तर है, जहाँ तक वो बिना किसी मदद के अपने ही कार्य कर लेता है, उससे अलग, और उसके संभाव्य विकास स्तर क्या होता है, जिससे कि वो किसी सार्थक या फिर महत्वपूर्ण व्यक्ति की सहायता प्राप्त करने में वो सक्षम होता है और उसके थ्रू वो काम कर पाता है, जिसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं, किसी की हेल्प के थ्रू कुछ करना, ये इसकी तरफ ले जाने की कोशिश करता है। तो इन दोनों स्तरों के बीच में क्या अंतर है, ये जो है वाइगोत्स्की के समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमेंटल डेवलपमेंट, ZPD। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र से तात्पर्य क्या होता है, बच्चों के लिए एक ऐसे कठिन कार्य को दूर से करना कि भाई जिससे वो अकेले नहीं कर सकता, लेकिन अन्य किसी वयस्क की सहायता से, कुशल सहयोगियों की मदद से जो है वो इसे आराम से कर पाए। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमेंटल डेवलपमेंट, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो ये तो वाइगोत्स्की के हिसाब से। और यहाँ पे पूछा कि भाई निकटवर्ती विकास का क्षेत्र जो संदर्भित करता है वो एक संदर्भ को जिसमें बच्चा जो है वो सही स्तर के साथ जो है वो कई कार्य जो है वो लगभग स्वयं ही कर ले, इसी को हम कहते हैं निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। चलिए बात करते हैं हमारे यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। तो एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत होती है, समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है, स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है, या फिर आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। देखिए सबसे बेस्ट यहाँ पे यही है कि भाई एक उभयलिंगी व्यक्तित्व का जो व्यक्ति है वो आमतौर पे माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है ना, ये सही होगा यहाँ पे। अब युंग का मत यहाँ पे क्या था, जब मनुष्य एक उभयलिंगी या फिर द्विलिंगी प्राणी होता है, ठीक। अब जैविक स्तर पे ये दोनों भी जेंडर जो है वो व्यक्ति के अपने अपने लिंग के उपयुक्त ही हार्मोन्स के अलावा विपरीत लिंग के हार्मोन्स का क्या कहते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और मनोवैज्ञानिक स्तर पे जो है प्रत्येक जेंडर यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों ही अपने अपने यौन के अलावा विपरीत यौन के गुणों के चित्त प्रकृति की भी अभिव्यक्ति करने लगते हैं, ठीक। मतलब रहते रहते क्या है कि अब कैसे है, गर्ल्स जो है वो शर्ट पैंट एंड जीन्स टी शर्ट्स टाइप की पहनने लगे हैं, बॉयज़ जो है वो कुर्ता पजामा भी पहनने लगे हैं। तो मतलब रह रहे के जो ये चीज़ें वो गुणधर्म उनके अंदर भी धीरे धीरे आ जाते हैं, या फिर इसको मतलब एक हल्के से एग्जाम्पल के थ्रू आप ले सकते हैं। तो मतलब आमतौर पे माना गया जो भी मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, ठीक है, अडॉप्ट करना, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है वो सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की यहाँ पे। तो बच्चे जो है वो डैश को छोड़ के अन्य सभी प्रकार के लिंग भूमिका का ग्रहण करते हैं। किसको छोड़ के, संस्कृति, ट्यूशन, मीडिया और समाजीकरण। तो देखिए बच्चे जो है ना ट्यूशन को छोड़ के अन्य सभी जो भी लिंग भूमिका है उसको ग्रहण करते हैं, यानी कि संस्कृति को भी ग्रहण करते हैं, मीडिया को भी ग्रहण करते हैं, समाजीकरण। अब ट्यूशन को तो पढ़ना होता है, उसको ग्रहण कैसे करना होता है, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो ये जो ट्यूशन है ना, ये बच्चे को छोड़ के अन्य सभी द्वारा जो है वो लिंग भूमिका जो है वो ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि ट्यूशन जो है वो कोई लिंग भूमिका नहीं है, ठीक है। अगला हमारा है कि मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से ये एक है कि परीक्षण जो है वो बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते, वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं, उनकी भाषा को समझना जो है वो मुश्किल है। तो यहाँ पे देखिए मानकीकृत अगर परीक्षणों की आलोचनाओं की अगर बात करें तो ये जो है वो मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि सी ऑप्शन की तरफ हम बात कर रहे हैं। तो ये जो है इसीलिए पक्षपाती है। और परीक्षणों की रचना के आधार पर देखा जाए तो परीक्षणों को प्रमाणीकृत अगर परीक्षण के हिसाब से और अप्रमाणीकृत अगर परीक्षण के हिसाब से अध्यापक जो है वो निर्मित परीक्षण के रूप में इसको बांट सकता है। अप्रमाणीकृत जो परीक्षण है जिनके प्रश्नों का चयन जो है वो पद विश्लेषण के आधार पे किया जाता है और जिनकी विश्वसनीयता हो गई, वैधता हो गई, मानक जो है वो उपलब्ध होते हैं, अवेलेबल होते हैं। और अप्रमाणीकृत जो परीक्षण होते हैं वो कैसे होते हैं, वो उनके अध्यापक अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है वो तात्कालिक रूप से वो तैयार करते हैं, टीचर अपने हिसाब से बनाता है, ना ही कि उसमें विश्वसनीयता, वैधता और मानक जो है वो अवेलेबिलिटी उसमें बनाने नहीं जाता है। वो जो है वो अपने हिसाब से शेड्यूल करता है, क्वेश्चन पेपर को शेड्यूल करता है, बनाता है एंड ऑल। यहाँ पे आपको जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट है कि वे जो है वो मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि भाई पेपर पेन से परीक्षण सहायक नहीं है, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि जो है वो तेजी से बढ़ाई जा सकती है, फिर बुद्धि के जो है वो कई प्रकार के होते हैं। तो देखिए एकाधिक बुद्धिमान
बुद्धिमानी का जो सिद्धांत है, या फिर कह सकते हैं कि बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि जो वो कई टाइप्स की होती है, ठीक है। और बहुबुद्धि सिद्धांत जो है ना, अगर देखा जाए तो 1983 में हार्वर्ड गार्डनर ने इन्होंने ये दे दिया था। और गार्डनर ने क्या कहा था कि भाई बुद्धि का जो स्वरूप है ना वो एकाकी नहीं है, वो बहुत प्रकार से होता है, ठीक है। तो उसे कुल जो है वो 7 टाइप्स से उन्होंने डिनोट किया था, और जो कि एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। तो प्रत्येक क्रियाशील होने के ढंग जो है सबके सबके अलग होते हैं, और ये बुद्धि जो है वो 7 टाइप्स की होती है। अगर 7 टाइप्स इसके कौन से बता दूँ आपको, तो ये है आपके, पहला तो होता है भाषाई बुद्धि, दूसरा होता है तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरा है आपका स्थानिक बुद्धि, चौथा है शारीरिक गतीय बुद्धि, पांचवा है आपका म्यूजिकल बुद्धि यानी कि संगीत बुद्धि, 6 है आपका व्यक्तिगत आत्म बुद्धि, 7th है आपका व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। तो यहाँ पे जो आपके 7 टाइप्स दिए हैं मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे बुद्धि जो है वो कई प्रकार की हो सकती है, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। एक बार फिर से वो 7 टाइप्स में आपको रिपीट कर देती हूँ। भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, संगीत बुद्धि, व्यक्तित्व आत्म बुद्धि, और 7th है आपका व्यक्तित्व अन्य बुद्धि, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे शिक्षक सीखने के लिए एक मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन दोनों का उपयोग करते हैं, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है लर्निंग फॉर इवैल्यूएशन एंड लर्निंग टू इवैल्यूएशन। देखिए के लिए और के, ठीक है, बहुत डिफरेंस है। सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन, यानी लर्निंग फॉर इवैल्यूएशन एंड लर्निंग टू इवैल्यूएशन, ये दोनों का उपयोग कर सकते हैं आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, बच्चों के प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में, बच्चों के प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में, तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। देखिए सबसे बेस्ट यहाँ पे यही है कि भाई बच्चों के प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए यहाँ पे इसे जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है मतलब लर्निंग फॉर इवैल्यूएशन एंड लर्निंग टू इवैल्यूएशन, ये दोनों का उपयोग जो है ना ये बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए उपयोग करते हैं। अब सीखने का जो आकलन होता है ना बच्चों में, वो प्रयोग जो है वो हम कई तरीके से कर सकते हैं। हम इससे जो है ना पता कर सकते हैं कि बच्चा जो है कितना सीख रहा है, और इससे हम ये भी पता कर सकते हैं कि बच्चों जो है वो कितना सीखा था और वो कितना सीख रहा है। तो सीखने के लिए आकलन, एक तो होता है सीखने का आकलन, ठीक है, यानी कि लर्निंग फॉर इवैल्यूएशन, सीखने का आकलन जिसे हम कहते हैं, और एक होता है सीखने के लिए मूल्यांकन, यानी सीखने के लिए आकलन कहते हैं, ठीक है। तो सीखने का आकलन मतलब बच्चा को कितना सीखना था और वो कितना उसने सीखा है, ये यहाँ पे पता चलेगा। और सीखने के लिए मूल्यांकन यानी सीखने के लिए जो आकलन है, इसके लिए शिक्षक क्या है आवश्यक, उसके पास जो है वो नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। वो क्या कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, व्यक्तित्व विकास के पहलू क्या है, कक्षावर एवं विषय जो भी विषयावर लक्ष्य है आपके वो, और प्रत्येक बच्चे की जो बौद्धिक एवं शारीरिक विशेषताएं हैं उसकी जानकारी, और उसको फीडबैक देने में जो महारत है ना वो हासिल होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका जो मूल्यांकन है ना वो अंक से नहीं करते हैं, ग्रेड से करते हैं, हम सबको पता है ये चीज़ें। तो ये जो है वो डेली किया जाता है, मतलब ऑल टाइम या फिर एनी क्लास में, मतलब हर क्लास में हर टाइम पे, मतलब ऑल टाइम ये जो है वो चलने वाली क्रिया है। तो जो ये सीखने का आकलन है, के लिए जो आकलन है यानी कि सीखने के लिए जो मूल्यांकन है, ये वाला ऑप्शन, तो ये जो है ये आपका जो अभी मैंने सेकेंड वाला आपको बताया ना कि उसके लिए जो है टीचर के पास बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए, मतलब बच्चे को जो ओवरऑल वो जो है वो जज करते रहना चाहिए ऑल द टाइम। और सीखने के लिए मूल्यांकन वो हमें डायरेक्टली पता कर सकता है कि भाई उसके बहुत सारे टाइप्स हैं, उससे वो डायरेक्टली मतलब एग्जाम लेके भी पता कर सकते हैं कि भाई उसको कितना पहले आता था अब कितना आता है, मतलब इतना सिखा देंगे तो आगे कितना वो इम्प्रूव कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है आपका एकदम करेक्ट है कि ये जो है वो बच्चों की प्रगति उपलब्धि स्तर को जानने के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन से जो है वो कोप अप नहीं करता है, रिलेटेड ही नहीं है। तो कौन सा है वह विभिन्न क्षेत्र जिसमें कि बच्चे जो है वो उपलब्धि पर केंद्रित होते हैं, ये बच्चे को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। इसे भारत शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा जो है वो अनिवार्य किया गया है, या फिर ये जो है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की, तो ये जो है वो बच्चे को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। इसी से पता चलता है ना, जब हम इवैल्यूएट करते हैं तो इसी से पता चलता है। गुड बेटर बेस्ट वाला जो कॉलम है हम लोग भरते हैं, वहाँ पे लिखते हैं ना जो उनकी बुकलेट होती है,
जब उनका पोर्टफोलियो लिखा जाता है तो उसमें लिखा जाता है कि बच्चा कैसा है, ठीक है, तो वहीं पे ये देखा जाता है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो CCE की यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव वो क्या है, अधिगम के दौरान जो भी समस्याएं है ना उसका निदान करना। तो ये बच्चे को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होते हैं। और यहाँ पे देखा जाता है कि भाई छात्रों का अधिक से अधिक शैक्षिक गतिविधियों में भाग कितना है, विद्यार्थियों का कार्यभार में जो है वो उनको कार्यभार कम करके उनको तनाव मुक्त करना, छात्रों की नियमित व निरंतर मूल्यांकन करते रहना। CCE क्या है, शिक्षा व्यवस्था है और इससे विद्यार्थियों को क्या है, अंकों को ग्रेड में बदल देना है और एक ही परीक्षा पैटर्न वाले स्थान पर पूरे वर्ष जो है वो छोटी छोटी परीक्षाएं जो है वो आयोजित करना और ग्रेडिंग सिस्टम को प्रमोट करना, यही जो है वो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो है वो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। तो यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है। चलिए बात अगले क्वेश्चन की। तो बच्चों में जो है वो प्रतिभाशालीता डैश के कारण हो सकती है, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या, आनुवांशिकता, वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया या फिर एक संसाधन समृद्ध वातावरण। देखिए, लेकिन आंसर बताने से पहले आपको बता दें कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल वाली जो घंटी है ना उसको दबा लीजिए। अब घंटी दबाने से नोटिफिकेशन क्या होगा, ऑन हो जाएगा और जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगी, यानी कि घंटी के रूप में एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी बेल आइकन दबाने के बाद। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे आंसर की। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा कि भाई जो बच्चे हैं ना उनमें प्रतिभाशालीता जो है वो आनुवंशिकता और वातावरण के बीच की अंतःक्रिया के कारण ही होता है, ये हम सबको पता है। तो जो सी ऑप्शन है ना यहाँ पे ये आपका करेक्ट हो जाएगा, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच की अंतःक्रिया। ठीक, तो वंशानुक्रम और वातावरण क्या है, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं और वंशानुक्रम विकसित होने की जो क्षमताएं हैं वो प्रदान करता है, जबकि वातावरण क्या है, इन क्षमताओं को विकसित होने का अवसर प्रदान करता है। तो क्रो एंड क्रो के हिसाब से अगर जाए ना तो वो क्या कहते थे कि भाई व्यक्ति जो है ना उनका निर्माण जो है वो न केवल वंशानुक्रम से होता है बल्कि वातावरण से भी होता है। तो ये क्या है, ये है जैविक और सामाजिक विरासत जो है उसके एकीकरण का परिणाम होता है, यानी कि ये दोनों चीज़ें अगर नहीं रहेंगी ना तो उनको प्रॉपर एक एनवायरनमेंट जो मिलना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो आनुवंशिकता और वातावरण इन दोनों के बीच की जो ये अंतःक्रिया हो सकती है। जो बच्चे के अंदर क्या होती है, प्रतिभाशालीता होती है, इंटेलिजेंस होता है ना उसके अंदर, इतना बच्चा ये कर पा रहा है वो कर पा रहा है, तो क्या है उसकी प्रतिभाशालीता है। तो ये कहाँ से आती है, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच। तो गाइस आज की वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।